सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सीटेट का एग्जाम 8 फरवरी 2026 को होगा। पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री 7th की इस वीडियो में खत्म की गई है। महामैराथन वीडियो आपको कराऊंगा। सभी चैप्टर का निचोड़ एक ही वीडियो में करा दूंगा। 1000 वर्ष के परिवर्तन, राजा और उनके राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, खानाबदोश जनजातियां, भक्ति आंदोलन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, मात्र एक ही वीडियो में कंप्लीट आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए वीडियो को भले ही आप लोग दुगनी स्पीड में देखें और चीज़ों को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका आ चुका है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी चैप्टर इसी प्रकार से कराऊंगा और पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको थ्योरी के साथ कराऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी होता हुआ चले। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। आप लोगों के पास बिल्कुल कम टाइम है, पेपर में ज़्यादा वक्त तो है नहीं। अगर आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम हो तो आप लोग 60 नंबर की तैयारी घर बैठे बिल्कुल आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे? आप लोग मेरे इन नोट्स को ले लो, जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन नोट्स में 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसमें होगा क्या क्या? इसमें होगा एनसीईआरटी हिस्ट्री तीनों क्लास की 6, 7, 8 कंप्लीट। उसी प्रकार ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी, पेडागोजी भी आपको मिलेगी। और इन नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से अब तक के सभी आपको मिल जाएंगे विद कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ। और नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। नोट्स लेने कैसे? नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9696400597। इस नंबर पर कॉल मेरे से कर सकते हो, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूँगा, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। चलिए यहाँ पर वीडियो को बिना समय गवाए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करता हूँ महत्वपूर्ण जानकारी। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता के बारे में बताया जिसका नाम है अल इदरीसी। इसने 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का इसने मानचित्र तैयार कर लिया, परंतु इसने क्या कर दिया? इसने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया कि जो उत्तर भारत है ना उसको दक्षिण में दिखा दिया और दक्षिण भारत को उत्तर में दिखा दिया। और समय के साथ शब्दों के भी अर्थ बदल जाते हैं, इसका यही अनुमान लगाया गया है। और अल इदरीसी से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, इनको फटाक से एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बात बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल इदरीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? वह एक फारसी भूगोलवेत्ता है। क्या वो फारसी है? मैंने आपको क्या बताया? अल इदरीसी एक फारसी भूगोलवेत्ता नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसा है। ये आपका अरब भूगोलवेत्ता है। कहाँ का है? ये अरब देश का है, अरब का भूगोलवेत्ता है। और क्वेश्चन के पेपर में पूछ लिया कि वो फारसी है, तो फारसी नहीं है, ना कि अरब है वो। ठीक, वो अरब है ना कि फारसी। तो पहला इसलिए गलत। जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है, वो अरबी है तो अरबी में ही चिन्हित होंगे, करेक्ट। श्रीलंका ऊपर की ओर है, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन उठा लिया गया। तो ए गलत है, बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी और सी मैंने आपको जस्ट बता दिया। अब उसके बाद मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया अल इदरीसी अरब भूगोलवेत्ता के बारे में, ठीक। और अल इदरीसी के बारे में एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर में आया है। अब मैं आगे बात आप लोगों से करूंगा भारत शब्द या हिंदुस्तान शब्द के बारे में। हिंदुस्तान शब्द यहाँ से पेपर में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वाली लाइनों को आप लोग बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक। तो समझा तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। समझो, मिनहाज ए सिराज 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको जस्ट यहाँ पर बताया मिनहाज ए सिराज के बारे में। पहले मिनहाज ए सिराज के बारे में जान लो। ये है इतिहासकार, फारसी इतिहासकार है। कैसा है? ये है फारसी इतिहासकार। मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन क्षेत्रों के लिए किया? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के इलाकों से किया। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जानो
हिंदुस्तान शब्द का अर्थ उसने राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में थे। उस दौरान जितने भी दिल्ली सल्तनत के अधिकार में क्षेत्र थे उनका आशय उसने हिंदुस्तान शब्द से जोड़ दिया। इसने दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया, कभी भी दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया हिंदुस्तान के शब्द में। फिर उसके बाद बाबर आया। 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासी और संस्कृति के वर्णन करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। दो बातें मैंने आपको बताई, मिन्हाज ए सिराज और बाबर, दोनों ने अलग अलग ही हिंदुस्तान के बारे में बातें कही और उनका प्रयोग किया। नोट डाउन समझो, किसी भी शब्द का प्रयोग इतिहासकार को बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के अर्थ अलग थे, अतीत में अलग थे, वर्तमान में अलग है। उसके बाद अभिलेखागार को समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट भी यहाँ पर बताऊंगा, ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, इसको समझो, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, बिल्कुल होता गया, क्योंकि मिन्हाज ए सिराज ने कुछ अलग ही अर्थ किया, उसके बाद बाबर आया, उसने कुछ अलग ही अर्थ किया। तो आप समझ सकते हो कि समय के साथ हिंदुस्तान शब्द का अर्थ विकसित होता गया। वक्तव्य बी, 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ये किसकी बात की गई है? ये मिन्हाज ए सिराज की बात की गई, करेक्ट है। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये बाबर ने बात कही 16वीं शताब्दी में, ठीक। तो दोनों बातें आपकी कैसी दी गई हैं? करेक्ट दी गई हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करेंगे। कथन और कारण वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर में आपसे बन जाता है। अब मैं इसके आगे की बात कर लेता हूं। जितना मैंने आपको बताया उतने क्वेश्चन भी उससे जुड़े हुए मैंने आपको करा दिए। अब अभिलेखागार को समझो। अभिलेखागार क्या है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, जहां पर डॉक्यूमेंट एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं उनको एकत्रित या संग्रहित इकट्ठा किया जाता है, उसको अभिलेखागार के नाम से जानेंगे, ठीक। अब अभिलेखागार से एक क्वेश्चन पेपर में आया है, उसको भी करा दूं, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन है पेपर का, यहां पर देखो इस क्वेश्चन को। अभिलेखागार एक स्थान है जहां क्या होता है, जहां पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, उसको अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो अभिलेखागार को भी आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कर लिया है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा 700 और 1750 के बीच में परिवर्तन क्या हुआ। 1000 वर्षों के बीच में क्या परिवर्तन हुए? 700 से 1750 के बीच में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसको समझो। यहाँ पर सिंचाई में रहट आ गई, उस दौरान सिंचाई में रहट, कताई में चरखे आ गए, युद्ध में बारूद आ गए, आग्नेयास्त्र आ गए, आलू भी आ गया, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इसी के तमाम फसलें, तमाम विचार आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति परिवर्तन का काल है। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बातें गिना दी। नए धर्मों का आगमन आ गया, इस्लामी न्याय सिद्धांत भारत में, हनफी व सफ़ी सिद्धांत भी आ गए, ठीक। तो 700 से 1750 के बीच में क्या परिवर्तन हुए, पेपर में आपसे पूछ सकता है। तब आप कहोगे कि सर सिंचाई में रहट एक सिंचाई करने की व्यवस्था है। आप लोग रहट को गूगल कर लेना, रहट सिंचाई क्या है, रहट को गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक। कताई में चरखे, युद्ध में बारूद, चाय, कॉफ़ी, मक्का, आलू, ये सब विदेशी हैं, बाहर से आ गया भारत में। तमाम विचार भी आए, आर्थिक राजनीतिक बदलाव भी भारत में आए, नए धर्म का आगमन हो गया, हनफी सफ़ी सिद्धांत भी भारत में आ गए, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। एक क्वेश्चन और बीच में अटक रहा है, उसको भी करा दूं, फिर आगे मैं बात करूंगा। ये देखो, सफ़ी और हनफी है, ये क्या है? ये क्या है बताओ? न्याय के इस्लामी सिद्धांत है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत है सफ़ी और हनफी। अब देखो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार पॉइंट टू पॉइंट हैं, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और कई मित्र कर नहीं पाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। 19वीं सदी में भारत का इतिहास विभाजन। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के विभाजन को 3 युगों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ठीक।
हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में किस व्यक्ति या किस इतिहासकार ने बांटा था? उसका नाम था जेम्स मिल। क्या था? जेम्स मिल उस व्यक्ति का नाम था। इस वाली किताब में जो आपका पहला जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं, इसमें जेम्स मिल का उल्लेख नहीं है, परंतु 8th हिस्ट्री का पहले टॉपिक में आपका जेम्स मिल आपको मिल जाएगा, जिसने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल में भारत को बांट दिया। ठीक, पूछा जाता है यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और समाज और संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप की विविधता की उपेक्षा हो सकती है। इस काल विभाजन को आज के इतिहासकार बहुत कम ही स्वीकार करते हैं। उस समय क्या था? उस समय लोग कहते हैं कि जो शासकों का जो धर्म था वही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। ठीक, समाज और संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आता था। तो ये शासकों के मुख्य ये धर्म के आधार पर वो विभाजन करते थे इतिहास का। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ये अंग्रेजों ने भारत के युग को बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि शासकों का एक धर्म ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। तो यहाँ से क्वेश्चन में पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, उनको फटाक से कराता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन, देखो 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांट दिया, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार था? 2011 में आया है, तो थर्ड यहाँ पर जवाब है। यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दूसरा टाइप यहाँ पर देखो, ये अगली साल 2012 में आया था। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। थर्ड सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कथन कारण वाला है। नीचे दिए गए कथन को इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। 2019 में आया है। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। तो पहला कैसा हो जाएगा? पहला आपका गलत है, गलत है। तिथियों के संदर्भ में और वाद विवाद के संदर्भ में गलत है। ये हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म का विभाजन होता है। धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ये अंग्रेजों का कहना है। ठीक, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ठीक, ये बात करेक्ट है। यहाँ पर तिथि और वाद विवाद की बात की गई है, ये तिथि से संबंधित है ही नहीं, इसलिए आपका ये, क्योंकि ये धर्म से संबंधित है, ये धर्म की बात करता है, धर्म के परिवर्तन की बात करता है कि धर्म के आधार पर इतिहास बदलता है। ठीक, और यहाँ पर तिथि की बात की गई है, यहाँ पर कोई तिथि संबंधित है ही नहीं, इसलिए ए गलत है, बी सही है। समझे मित्र? समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद ये देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज एसराज ने किया था। उसने उत्तर भारत के भागों का समावेश किया किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं किया। तो ये तो गलत है। उत्तर भारत का, उत्तर पूर्व का भी किया था, लेकिन उसने दक्षिण का समावेश नहीं किया। कहाँ का? दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया, बाकी सब कुछ उसने किया। इसलिए पहली बात कैसी हो जाएगी? गलत आपकी हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ये सही बात है, बी सही है। तो क्या जवाब है? मैंने क्या किया आपको यहाँ पर? ए गलत है, बी सही है। ठीक, इस प्रकार से आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और ये वाला चैप्टर यहीं पर हो जाता है, द एंड, बिल्कुल खत्म। अब मैं बात कर लेता हूं अगले चैप्टर की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊंगा राजा और उनके राज्य के बारे में। तो सबसे पहले ही यहाँ पर समझने का आप लोग प्रयास करना, सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर। 7वीं सदी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए थे, जिन्हें राजा लोग प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत राजा के लिए उपहार, दरबार में हाजिरी व सैन्य सहायता प्रदान करता था। अधिक सत्ता व संपदा आने पर अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर लेते थे। कभी कभी अपने स्वामी से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सामंत या महामंडलेश्वर क्या थे।
ये दरअसल बड़े भूस्वामी थे, इनके पास जमीनें ज़्यादा थीं। ये योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोगों के अंतर्गत ये काम करते थे। राजा ने इनको सामंत के रूप में मान्यता दे दी थी और ये सामंत लोग थे, ये राजा के लिए उपहार लाते थे, दरबार में हाजिरी लगाते थे, राजाओं की सैन्य सहायता भी किया करते थे। जब इनके पास अधिक संपदा आ जाती थी, सत्ता आ जाती थी, तो ये अपने आप को महासामंत घोषित कर लिया करते थे। कभी कभी महामंडलेश्वर भी घोषित कर लिया करते थे, कभी कभी अपने राजा से स्वतंत्र होने का भी दावा किया करते थे। ठीक, यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है, आगे आपको करा दूंगा। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का एक प्रधान दंती दुर्ग, इसको समझो। राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजा के राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान भी करवाया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो दंती दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया। दंती दुर्ग एक सामंत आप लोग कह सकते हो उस दौरान का, जो कि राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन काम करता था। ये चालुक्य राजा के अधीन काम करता था, परंतु इसने राजा को हरा दिया युद्ध के मैदान में। ठीक है ना, राजा परास्त हो गया। ठीक, तो इसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान भी कराया। अब हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्या होता है, इसको भी समझो। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था। तो यह माना जाता था कि याजक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा अस्तित्व प्राप्त कर लेगा। इसका तात्पर्य इतना था, मान लो कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है, वो किसी दूसरे वर्ण से आता है, अगर उसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करा लिया तो वो क्षत्रिय कहलाने लगता था। क्या कहलाने लगता था? क्षत्रिय कहलाने लगता था। तो ये अनुष्ठान किसने कराया? तो दंती दुर्ग का नाम याद रख लेना, दंती दुर्ग ने यह आपका करवाया है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान, सोने का गर्भ। उसके बाद दो लोगों के बारे में समझो। कदम्ब मयूर शर्मण ने कर्नाटक राज्य को स्थापित किया, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने राजस्थान को स्थापित किया। इन्होंने अपने उद्यमी पेशे को छोड़कर अपने हाथ में हथियार उठा लिए, शस्त्र को उठा लिया और राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया। पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि कर्नाटक राज्य को किसने स्थापित किया, तो कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया। उसके बाद जितना मैंने अभी तक बताया उनसे जुड़े क्वेश्चन कराता हूं, फिर आगे मैं आपसे बात कर लूंगा। अब देखो क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, क्यों किया जाता था बताओ? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, इसलिए किया जाता था। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखो, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था चोल राजा था, प्रतिहार पल्लव तो वो था राष्ट्रकूट प्रधान। क्या था? राष्ट्रकूट प्रधान था। जस्ट मैंने आपको तुरंत ही यहाँ पर बता दिया। तो हिरण्यगर्भ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, अनुष्ठान से, तो मैंने वो आपको करा दिया है। अब उसके बाद चोल वंश के अभिलेख में कर टैक्स के बारे में बातें बताई गई हैं, उनको भी समझ लेना उपयोगी है। चोल वंश के अभिलेखों में कर, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न करों के लिए 400 से ज्यादा कर मिले हैं, यानी कि 400 कर मिले हैं, 400 कर मिले हैं। कितने? 400 टैक्स हैं चोल वंश के अभिलेखों में। उसमें सबसे उल्लेखित कर बेट्टी कर, एक कर का नाम है बेट्टी। बेट्टी कर को समझो फटाक से। तो बेट्टी कर क्या है? नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, नगद की बजाय ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर है पहला। मकान पर छाजन डालने पर कर लिया जाता था, मकान पर छाजन डालने के लिए कर। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल करने पर भी कर लगाते थे। खजूर या जो ताड़ का पेड़ होता है उस पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी का प्रयोग करते हैं उस पर भी कर लगाया जाता था। पारिवारिक संपत्ति हासिल करने का भी कर लगाया जाता था। ये बेट्टी कर का है, ये बेट्टी कर है। अब आप लोग समझ गए बेट्टी कर क्या है? ये सब है बेट्टी कर। नगद की बजाय जबरन, मकान पर छाजन, खजूर ताड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग पर कर, पारिवारिक संपत्ति हासिल करने पर कर। समझ गए आप लोग? उसके बाद बेट्टी कर को मैंने समझा दिया। अब शायद बेट्टी कर से क्वेश्चन पूछा गया हो तो मैं इसको करा दूंगा आपको। हाँ, ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेट्टी कर लगाया जिसमें नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था? तो चोल वंश ने लगाया। किसने? चोल वंश ने यह कर लगाया। ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में। अब नागभट्ट की प्रस्थिति देखो। नागभट्ट की प्रस्थिति ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश में पाई गई है।
प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के कामों का वर्णन है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को जीता, ये जीत लिया इन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को, नाग भट्ट की प्रस्तुति में लिखा है। उसके बाद कल्हड़ आ जाता है। 12वीं शताब्दी कश्मीर का इतिहास लिखा। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत में शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और स्रोत शामिल किया। 12वीं शताब्दी का यह असाधारण ग्रंथ था। ग्रंथ का नाम राजतरंगिणी है। पेपर में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि कल्हड़ कौन है। कल्हड़ एक इतिहासकार है। कौन है? इतिहासकार है, ब्राह्मण है। ये पेपर में पूछा गया है मेरे ख्याल से। इतिहासकार है, ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है और ये कश्मीर का रहने वाला है। कश्मीर का इतिहास इसने लिख दिया 12वीं शताब्दी का। और उस ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें इसने लिखा है? तो उस ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। किताब में नाम नहीं दिया गया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है नोट्स में। ठीक, किताब में उल्लिखित नहीं है किताब का नाम। त्रिपक्षीय संघर्ष को समझो। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से वंश थे? एक तो गुर्जर, प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था और पाल था। ये 3 वंश कन्नौज पर सदियों तक नियंत्रण हासिल करने के लिए युद्ध करते रहे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कन्नौज नगर जो कि गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ है। ओके, अब देखो, अब मैंने ये कराया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद 2015 में पूछ लिया, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद फिर 2022 में पूछ लिया, कन्नौज नगर निम्नलिखित कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? तो क्या था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन। जितना मैंने अभी तक आपको बताया उनसे जुड़े हुए लगभग मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। अब आते हैं मजेदार पॉइंट पर। चोल राज्य तमिलनाडु में 5वीं व 6वीं सदी में कृषि में भी परिवर्तन आ गया। तमिलनाडु के चोल राज्य में 5वीं और 6वीं सदी में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? जंगलों की सफाई करके जमीन को समतल बनाया गया, पहला पॉइंट। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, करेक्ट। पानी को खेत ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया। सिंचाई के लिए कुएं खोदे, सरोवर भी बनाए गए। ये परिवर्तन है कुछ। जंगलों को काटा गया, समतल बनाया गया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। पानी खेत में पहुंचाने के लिए नहर का निर्माण, कुएं, सरोवर, ये सब कुछ बनवाए गए। अब मैं बात करूं चोल साम्राज्य के प्रशासन का। चोल साम्राज्य का प्रशासन क्या है? उर क्या है? उर देखो, किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं। किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं, पेपर में पूछा गया है। नाडू किसे कहते हैं? गांव के समूह को नाडू कहते हैं। गांव के समूह को नाडू कहते हैं। नाडू न्याय व कर वसूलने का काम करते थे। चोल साम्राज्य में पूछ ले, कर वसूलने का और न्याय करने का काम कौन करता था? तब आप कहोगे कि नाडू करता था। उसके बाद नगरम क्या है? व्यापारियों के संघ को नगरम कहते हैं। व्यापारियों के संघ को नगरम कहते हैं। ठीक, देख लूं अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो। हाँ, ये देखो, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था तो नगरम कहा जाता था। क्या? नगरम कहा जाता था। अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर फटाक से। अब उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, ध्यान से समझना। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के हिसाब से सभा की सदस्यताएं क्या थीं। तो सभा का सदस्य होने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से राजस्व वसूला जाता हो। अपना घर भी उनके पास होना चाहिए। उनकी उम्र 35 और 70 के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की जानकारी, ईमानदार होना चाहिए। ये कुछ उनके लिए पॉइंट हैं, कुछ योग्यताएं हैं जहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सभा की सदस्यता होने के लिए। उम्र ध्यान में रखना, 35 और 70। 35 का दुगना 70 होता है, 70 का आधा 35 होता है। ट्रिक आप लोग बना लेना। उम्र कभी कभी 25-20 करके भी पूछ लेता है, तो उम्र को ख्याल में रख लेना। अब क्वेश्चन आपके सामने है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला में उत्तर मेरूर के शिलालेख में
निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन से सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? कौन नहीं बन सकता था? 35 से 70 की आयु वाला बन सकता था, वेदों का ज्ञान वाले भी बन सकता था, जिनके पास घर थे वो भी बन सकता था, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया वो नहीं बन सकता था। हिसाब किताब भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक, लेकिन हिसाब किताब नहीं दिया था, ये लोग नहीं बन सकते थे। तो डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं बन वाला पूछा है आपसे। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपके 2014 में आया है, उसके अगले वर्ष फिर 2015 में एग्जामिनर का माइंड खराब हुआ, फिर उसने पूछा चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है, नहीं थी, बताओ। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां राजस्व वसूला जाता है, ये तो शर्त है। उनकी उम्र 25-70, ये गलत है, मैंने बताया आपको 35 और 70 के बीच में होने चाहिए। नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और घर होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो उनकी सदस्यता होनी चाहिए, ठीक, इस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है। और दिसंबर 2024 में पूछ लिया, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन बन सकता था? ऐसा क्या लिखा है? ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, करेक्ट। उनकी उम्र 25 और 70, देखो रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ मेरे मित्र क्वेश्चन, देख लो यार, 25 ये गलत है ना, 35-70 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर कैसे रिपीट हुआ? जस्ट मैंने क्वेश्चन ऊपर क्या दिखाया, यहाँ पर घर की बात की गई है, यहाँ पर घर, यहाँ पर वेद, यहाँ पर राजस्व और भूस्वामी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं करके पूछा गया था। तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको दिमाग जांचने के लिए पूछ लेता है। तो आपका ये गलत हो गया ना, ये कथन ये विकल्पों में है, बी गलत है, बी को हटा दिया मैंने, ए सी डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ए बी सी डी दे दिया जाएगा, फिर आपको विकल्पों में से चुनना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। उसके बाद दिसंबर 2024 में देखो डबल क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। हिरण्यगर्भ मैंने आपको बताया है, ये क्या है? ये अनुष्ठान है, एक आपका अनुष्ठान हो जाएगा। प्रस्तुति क्या होती है? प्रस्तुति एक आपका लेखन शैली, क्या है यहाँ पर? ये नस्तलिख एक लेखन शैली है अकबर की। प्रस्तुति क्या है? पिस्ताक क्या है? प्रवेश द्वार। प्रस्तुति क्या है? एक शिलालेख या लोगों की प्रशंसा में लिखा गया। तो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, ये जवाब आपका हो जाएगा डी का, ये सही है। पहला जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, आपका पूछा गया है क्वेश्चन। एक ये भी देख लो, क्वेश्चन पेपर में आता है, पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है विष्णु को नरसिंह के रूप में, तो ये राष्ट्रकूट काल की है, राष्ट्रकूट काल की। एक और क्वेश्चन आया 18 में, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया, यह किस काल की कृति है? तो राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। अब मैं आगे बात करूंगा मंदिरों पर। मंदिर भी इंपॉर्टेंट हैं चोल साम्राज्य के। मंदिर, शासकों ने मंदिर निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कि अधिक संपन्न होते थे। उस दौरान के जो राजा थे ना, वो अपना प्रदर्शन और प्रादुर्भाव दिखाने के लिए मंदिर का निर्माण करवाते थे, मस्जिदों का निर्माण करवाते थे, और मंदिर बहुत शक्तिशाली होते थे। और राजा जब युद्ध करते थे तो मंदिर को निशाना बनाते थे, मंदिर को लूटते थे। मंदिर को लूटने का एक उदाहरण भी सामने देखने को मिला है। अफगानिस्तान का गजनी, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया, 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर, गुजरात को भी लूटा। महमूद जो धन ले गया था, उसका प्रयोग गजनी ने एक राजधानी का निर्माण कराने के लिए किया है। तो समझे, तो गजनी ने लूट लिया भारत का सोमनाथ मंदिर, गुजरात का था 1025 में, और धन, इतना मंदिर में धन था कि उसने एक पूरी राजधानी का निर्माण कर लिया। और उस दौरान की एक कहानी जो मैंने सुनी है, मेरे को ख्याल आती है कि भारत के जो पंडित पुरोहित है ना, उस दौरान ये कहते रहे कि आने दो, कौन है आक्रमणकारी, मंदिर ये भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर है, भगवान शिव अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, पूरे दुनिया की रक्षा करते हैं, वो क्या अपना मंदिर नहीं बचा पाएंगे? तो ऐसी मूर्ताएं भारत में चलती रही पंडितों के द्वारा। और मंदिर, उस दौरान के जो शासक थे, शासकों ने कहा कि मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, राजा चले जाएंगे, मंदिर को बचा लेंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन पंडितों ने आदेश ही दे दिया, पंडितों ने, पुरोहितों ने कह दिया कि भगवान शिव अपनी खुद ही रक्षा कर लेंगे, तुम तुच्छ लोग क्या भगवान शिव की रक्षा करोगे जो दुनिया की रक्षा करता है? तो ऐसी मूर्ताएं पंडितों के द्वारा चलती रहीं उस दौरान में। अगर उस दौरान
पंडित पुरोहित ऐसा नहीं करते तो ये बचा लिया जाता अपने भारत के राजाओं के द्वारा। ये मैंने कहानी सुनी है, इसको सत्यता की तरफ मत लें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ भारत में चलती रही हैं और चलती भी हैं वर्तमान में भी। उसके बाद अब आ गया पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जानते हैं। चौहान ने गोरी नामक अफगान को 1191 में हराया। दूसरे साल 92 में पृथ्वीराज चौहान मारा गया। तराइन का युद्ध कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान, भारत के राजाओं की यही सबसे बड़ी कमी थी कि ये युद्ध में एक बार हरा दिया, फिर दोबारा मौका देते हैं कि जाओ मैंने आपको छोड़ दिया। फिर ये जब शक्तिशाली हो जाते हैं फिर ये उल्टा राजाओं को ही, भारत के राजाओं को ही परास्त करते हैं। ये भारत के राजाओं की मूर्ता रही है, समझे, कि ये युद्ध मौका देते रहे। ये नहीं कि एक ही बार में मामला ख़त्म करो, एक ही बार में जो करना है कर दो, वो नहीं करेंगे, ये मौका देंगे। लो मौके का फल, तराइन का युद्ध हो गया। ठीक, अब उसके बाद चोल मंदिर को समझो। यहाँ पर राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार मंदिर थे। चोल मंदिर अपने आसपास बस्तियों के केंद्र बन गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझने के लिए हैं, बहुत ख्याल में रख लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से देखो, चोल मंदिर अपने आसपास की बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांसा भी बनाया जाता था, शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे, बस्तियों के आसपास के केंद्र बन गए थे। चोल मंदिर कांस्य प्रतिमाएं उत्कृष्ट थीं, प्रतिमाएं अधिकतर देवी देवताओं की थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थीं। ठीक, अब इनसे जुड़े क्वेश्चन कराऊं मैं। ये देखो, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, करेक्ट हो जाएगा। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं के साथ कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद चोल मंदिर के बारे में, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित को पढ़ें और उत्तर आपको दे दें। चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण, ये गलत हो गया, ये शहर भी होना चाहिए तो गलत है, केवल के कारण गलत आपका हो गया। ये सी सही मैंने यहाँ पर लिखा ही आपके सामने है। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे, ये बात करेक्ट हो जाएगी। शिल्प उत्पादन के भी केंद्र बिंदु थे आर्थिक दृष्टि से। उसके बाद शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, क्योंकि मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, इसलिए गजनी ने भारत के सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बना लिया था। तो समझे आप लोग। ये क्वेश्चन देखो, अब आएगा आपको मजा। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया, क्यों किया गया? भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए भी किया गया, शक्ति और वैभव को प्रदर्शन करने के लिए भी किया गया, पुजारी वर्ग को संतुष्ट और उनका समर्थन पाने के लिए भी किया गया। इसलिए शासक मंदिर मस्जिद का निर्माण करवाते थे, पुजारी वर्ग संतुष्ट हो जाए, उनका समर्थन मिल जाए, शक्ति दिख जाए और प्रादुर्भाव दिख जाए। भगवान के साथ घनिष्ठता को भी घोषित करते थे कि मैं इस धर्म का हूँ, भगवान के साथ मेरी ये आस्था है, तो जनता खुशी रहे, तो इसलिए मंदिर का निर्माण कराते थे। ठीक, तो ए बी सी यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। और मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, गिरजाघर के बारे में मेरे को ख्याल आता है कि यहाँ पर आज तक जिन जिन व्यक्तियों ने सत्य पाया है, उन सत्य को किसी ने मंदिर मस्जिद में नहीं पाया है, उसने सत्य अपने भीतर पाया है, अपने भीतर गया और सत्य पा लिया। कबीर, नानक, रैदास और गोरख, है ना, जैसे व्यक्तियों ने ये सत्य की खोज, बुद्ध, महावीर जैसे व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं, करेक्ट। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाइए। यहाँ पर मंदिर नगर के निर्माण, अब ये क्वेश्चन समझने जैसा है। अब ये क्वेश्चन आप लोग कैसे समझोगे, ये क्रम में लगाना है। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ। सबसे पहले मंदिर बनाने के लिए क्या क्या इनको क्रम, तीर्थयात्री मंदिर को जाते दान दक्षिणा दिया करते हैं, तो क्या पहले जब मंदिर है ही नहीं तो दान दक्षिणा कहाँ से दोगे आप लोग? मंदिर बना ही नहीं है अभी तक, सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते हैं, तब मंदिर का निर्माण होगा, तो सी पहले पे आएगा, सी पहले पे आएगा। ठीक, एक नंबर पे आ जाएगा सी। पहले मंदिर के लिए धन इकट्ठा होगा तब मंदिर बनेगा ना, जमीन पर भूमि मिलेगी मंदिर के लिए, धन मिलेगा तभी तो मंदिर का निर्माण होगा ना। उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद होगा क्या, तीर्थयात्री मंदिर को जाएंगे और दान दक्षिणा दिया करेंगे, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा क्या होगा, बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिर के आसपास बस जाएंगे, है ना, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, बस जाएंगे। चौथा, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार व साहूकार में लगाएंगे, ये हो जाएगा इस प्रकार से। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रम के अनुसार आपको लगाना है। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर लाइनें हैं, इनको आपको समझ लेना उपयोगी है। बेलन बगाई, ये क्या है, ये है दोस्तों चोल अभिलेख में वर्णित भूमि के प्रकार। चोल अभिलेख में वर्णित भूमि के प्रकार है। बेलन बगाई क्या है, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। ब्रह्मदे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग, विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान या तिरुनमटकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आया है। जैन संस्थानों की भूमि पल्लीचदम बोलते हैं। देवदान, मंदिर को दी गई भूमि को। साला भोग, विद्यालय के रख रखाव के लिए। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। बेलन बगई, गैर ब्राह्मण किसान को दी गई भूमि। अब इन जैसे ये क्वेश्चन है, देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, थर्ड नहीं है। बेटी और अदमई भूमि की श्रेणियां नहीं है, ये कर हैं, ये क्या है, ये अदमई आपकी ये भूमिहीन किसान होता है, एक ये किसान कह लो या भूमिहीन मजदूर कह लो। बेटी एक आपका कर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। मणिग्राम और नान देसी व्यापार संघ। शिकस्ते व नस्तलिक, शिकस्ते व नस्तलिक क्या है, लेखन की शैली है। मुवेंदार और अरायार ये उपाधियां हैं आपकी। अब ये देखो, मैंने ऊपर की ओर आपको कराया था 5वीं और 6वीं शताब्दी के वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती की गई। क्यों की गई, सिंचाई के लिए तटबंध का निर्माण किया गया, बाढ़ रोकी गई, है ना, नहरों का निर्माण किया गया था, मैंने आपको बताया था। ये करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। अब मैंने भूमियों के प्रकार बताए थे आपको, जहां से मिलान से क्वेश्चन पूछा गया है। बेलन बगई मैंने बताया गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसके साथ यहाँ पर मिलान हो जाएगा। कलर चेंज करके बताऊंगा यहाँ पर। ब्रह्मदेव क्या है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि, यहाँ पर हो जाएगा इसके साथ, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। उसके बाद साला भोग, विद्यालय को दान में दी गई भूमि, इसके साथ हो जाएगा साला भोग का मिलान। अब देवदान बचा, इसको मंदिर को उपहार में दी गई भूमि बोलेंगे, और जैन संस्थानों को दी गई उसको पल्लीचदम बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान आपका हो जाएगा। कर दिया ना मैंने, ब्रह्मदेव का मिलान, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, इस प्रकार से समझ गए। और साला भोग का मिलान किसके साथ हो जाएगा, विद्यालय को दी गई भूमि। बेलन बगी हो जाएगा गैर ब्राह्मण, मंदिर को उपहार में दी गई देवदान बोलेंगे। अब फिर देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, देखो आप लोग इसको देखो। साला भोग मैंने क्या बताया, विद्यालय के लिए बता दिया। देवदान क्या बताया, मंदिर के लिए मैंने देवदान आपको बता दिया। बेलन बगई क्या बताया, गैर ब्राह्मण के लिए बता दिया। पल्लीचदम क्या बताया, जैन संस्थानों के लिए बता दिया। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। उसके बाद मैंने शुरू में आपको बताया था 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिर का भी निर्माण कराया। क्यों कराया, अपनी सत्ता और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों का आक्रमण करते थे, वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो ये बात आपकी कैसी हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद 7वीं सदी आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में बदलाव आ चुके थे। लोगों ने अपने जो बड़े भूस्वामी थे, योद्धा सरदार थे, इन्होंने सामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर लिया, ये सब बन गए थे। ब्राह्मणों ने परंपरागत पेशों को छोड़कर शास्त्र उठा लिए, जैसे कदम्ब मयूर शर्मण हो गया और राजा हरिश्चंद्र हो गया, है ना। तो ए भी करेक्ट हो जाएंगे, दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएंगे। तो यह वाला भी चैप्टर यहीं पर हो जाता है समाप्त। अगर आपके पास अभी भी टाइम है इन नोट्स को पढ़ने का, 4 से 5 दिन में आप लोग कंप्लीट कर लोगे, तो नंबर पर कॉल करो, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से नोट्स आपको मिल जाएगा तुरंत ही तुरंत। कई मित्रों को ये नहीं पता है कि मैंने एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनाई है, जहां पर पूरा सिलेबस मात्र 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट किया गया है। वह प्लेलिस्ट आपको ये वाली मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आप लोग कंप्लीट NCERT की प्रत्येक क्लास की मैराथन वीडियो यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें PYQ थ्योरी दोनों एक साथ कंप्लीट की गई। ये वाली प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट सिलेबस की वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ से आपका पूरा अंतिम रिवीजन हो जाएगा। आप लोग इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को अवश्य रूप से देख लेना पेपर से पहले। भले ही आप कोई वीडियो देखें ना देखें, लेकिन ये वाली प्लेलिस्ट की आप लोग सारी की सारी वीडियो देख लेना। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी,
तारीख या तवारीख के लेखक को सबसे पहले समझते हैं, जहां से पेपर में तमाम क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तारीख या तवारीख के लेखक क्या थे, इनका काम क्या था, ये कहां पर रहते थे। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में फारसी में लिखे गए हैं। इतिहास को ही तारीख या तवारीख बोलते हैं। तारीख क्या है, एक इतिहासकार, इतिहास का नाम है। जैसे इंग्लिश में इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं, उसी प्रकार इतिहास को फारसी में तारीख या तवारीख के नाम से जानते हैं। उनको लिखने वाले उनके लेखक कहलाते हैं, जो कि सुल्तानों के शासनकाल में ये रहा करते थे और इनको फारसी भाषा में इन्होंने लिखा है। और जो तवारीख के लेखक थे, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, सुशिक्षित थे। घटनाओं का वर्णन करते व शासक को प्रशासन की सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन पर बल देते थे, न्याय संगत शासन पर बल देते थे। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है तवारीख के लेखक के बारे में, जो आपको समझ लेना उपयोगी रहेगा। पहला पॉइंट, तवारीख के लेखक नगरों, विशेषकर दिल्ली जैसे नगरों में रहा करते थे। गांव में शायद कभी भी रहते हों, गांव में शायद रहे हों, ये हो नहीं सकता है, ठीक, कभी रह सकते हैं, लेकिन विशेषकर नगरों में रहे। ये पॉइंट ख्याल में रख लेना कि वो नगरों में रहे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वे अक्सर इनाम पाने के लिए इतिहास लिखते थे। इनाम पाने के लिए इतिहास लिखते थे, पुरस्कार पाने के लिए इतिहास लिखते थे। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कुछ सहमत होते थे, कुछ नहीं सहमत होते थे, क्योंकि वो जन्म अधिकार की व्यवस्था पर बात करते थे, लिंग भेद पर बात करते थे। महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे, बल्कि पुरुषों को अधिकार देते थे। समझ गए आप लोग लिंग भेद को। तो ये पॉइंट है। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, तवारीख के लेखकों के बारे में यहाँ पर बताया। अब इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, उनको एक नज़र में आपको फटाक से कराने का प्रयास करता हूँ। तो मैं क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन भी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, नहीं होते थे, कुछ सहमत होते थे, कुछ नहीं होते थे। इसलिए क्या हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है, क्योंकि उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आपका जवाब हो जाएगा पहला वाला, ए सही है और बी गलत है। उसके बाद ये देखो तवारीख के लेखक के बारे में। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में नहीं लिखा गया। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इनको फारसी में लिखा गया। पहला इसलिए गलत, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत। सेकंड और थर्ड जवाब हो जाएगा। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली जैसे। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों से ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ये बात करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है बताओ। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखा गया, उर्दू में नहीं लिखा गया, ये फारसी में लिखा गया। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे, शायद नहीं नगरों में रहे, वो विशेषकर नगरों में रहे। शायद आ गया, शायद अगर गांव में लिखा होता तो इसको सही कर सकते थे, तो बी गलत है। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर बल देते थे। ये थर्ड जवाब हो जाएगा। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं, ये तो इनाम पाने के लिए ही लालायित थे, तो नहीं के कारण ये गलत हो गया आपका। तो सी जवाब है। तो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कहीं उर्दू लिखेगा, कहीं फारसी लिखेगा, कहीं शायद लिखेगा, गांव की जगह शहर लिख देगा, नगर लिख देगा, तो ऐसे ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको। इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ो, कम टाइम है आपके पास। अब देखो यह किसने लिखा कि ये कहाँ में चला गया, ये तो मैंने अभी बताया भी नहीं। चलो इसको बता दूं, वीडियो अपनी तीव्र गति से ही चलेगी। ठीक, अब देखेंगे रजिया के बारे में। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस दौरान इतिहासकार था मिन्हाज-ए-सिराज। मैंने चैप्टर के पहले चैप्टर में आपको बताया था मिन्हाज-ए-सिराज के बारे में, जिसने क्या कह दिया, जिसने 13वीं सदी में क्या बोल दिया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर दिया था उत्तर भारत के लिए। ठीक, वही मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार कर लिया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य व सक्षम थी, फिर भी वह रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था।
1240 में सिंहासन से हटा दिया गया रजिया को। रजिया योग्य थी अपने भाइयों से भी, ये किसने कहा? मिन्हाज ए सिराज ने यह कहा। इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद मिन्हाज ए सिराज के विचार रजिया के बारे में। तो मिन्हाज ए सिराज का यह कथन है, इसको समझो। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? तो मिन्हाज ए सिराज रजिया के बारे में कहता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता है, कि रजिया को इतना आपने शानदार बना दिया है ना, लेकिन वो मर्दों की सूची में नहीं आता है, तो इसका फ़ायदा क्या? आखिर उसे हासिल इससे क्या हुआ? मिन्हाज के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मिन्हाज के अनुसार है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों में अंकित करवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। क्या अंकित करवाया? इल्तुतमिश की बेटी है। उसके बाद काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में पुरुषों जैसा नाम लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और आप लोग भी पेपर के वक्त भ्रम पैदा कर लेते हो यही वाले क्वेश्चन में, भ्रम वाले में। तो रुद्रमा देवी ने भ्रम पैदा किया है पुरुष होने का भ्रम, ना कि रजिया ने सिर्फ अपने पिता का उल्लेख किया है। ठीक, समझ गए। कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी से निकला। अब रजिया के बारे में जितने क्वेश्चन होंगे उनको फटाक से देख लेते हैं, करा देते हैं आपको। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य व सक्षम थी? मिन्हाज सिराज ने यह लिखा, 2014 में आया। उसके बाद कथन कारण में है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। नहीं, ये पुरुष भ्रम पैदा किया रुद्रमा देवी ने पैदा किया है, करेक्ट, जो कि काकतीय वंश की रानी है, काकतीय वंश की है। ठीक, पहला गलत है। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये करेक्ट है, पुरुषों को श्रेष्ठ बताया तवारीख के लेखकों ने। उसके बाद पूछ ही लिया, आखिर खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं सदी में किसके लिए लिखा गया था? तो यह रजिया के लिए लिखा गया था। और लिखा किसने था? मिन्हाज ए सिराज ने यह कथन लिखा, रजिया के बारे में लिखा। एक और क्वेश्चन है, देखते ही रहो आप लोग। मिन्हाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार माना जाता है। रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। ये करेक्ट उसने लिखा है और कहा है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, बिल्कुल भी नहीं पैदा किया। ये मैंने आपको बता दिया, रुद्रमा देवी काकतीय वंश की थी, उसने किया। तो ए सही है, बी गलत है, पहला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा आपसे, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की कौन सी भाषा है? आप कहोगे फारसी है, उर्दू, हिंदी, ये अरबी नहीं है, फारसी है। ठीक, अब मैं आगे बात करूंगा जहां से मैंने थ्योरी छोड़ी थी। यहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर खलजी और तुगलक वंश का प्रशासन। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। और देखो, आपको पता है कि आरंभिक दौर में मैंने आपको बताया सामंत, महामंडलेश्वर ये नियुक्त किए जाते थे। लेकिन दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश आ गया, इन्होंने सामंतों जमींदारों को नहीं नियुक्त किया, इनकी जगह इन्होंने गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये गुलामों को पसंद करते थे। और उस दौरान गुलाम का एक फारसी शब्द है वंदगा। इन गुलामों को फारसी में वंदगाह कहा जाता है। ये पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर रहते थे। सुल्तान इन पर पुत्र से बढ़कर विश्वास करते थे। इन्हें बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो आपने क्या समझा? आपने यहाँ पर समझ लिया वंदगा, जो कि गुलाम है और फारसी में है, इसको वंदगा कहेंगे। मालिक पर निर्भर हैं, पुत्र से बढ़कर विश्वास करता है राजा, इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अब बंदगाह से ही क्वेश्चन ढूंढ के आपको बताऊंगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। अब देख लो भाई, बंदगाह से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। ये है क्वेश्चन, ये देखो। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय वंदगान के बारे में कौन से कथन है? विचार करें, उत्तर दें। 2016 में वंदगान विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये बात कैसी हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद वंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। विश्वास कर सकते थे, ये बात गलत है। ये बात गलत कर दी ना, ये सही है, भी गलत है। उसके बाद ये देखो,
वंदगान शब्द मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग में किया जाता था? गुलाम या दासों के लिए प्रयोग किया जाता था। 3-4 क्वेश्चन पेपर में बंदगा या गुलाम से पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब इक्ता को समझो। इक्ता, जिस इलाके में सूबेदार को नियुक्त किया जाता था वह इलाका इक्ता कहलाता था। इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्ता या मुक्ति कहा जाता था। तो इक्ता एक इलाके का नाम है। इलाके में जिस व्यक्ति या जिस सूबेदार को नियुक्त कर दिया जाएगा वह इक्ता कहलाएगा, और व्यक्ति को इक्तादार कहेंगे या मुक्ति कहेंगे। मुक्ति और इक्तादार को समझो, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन खूब आया करते हैं। खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्ता या मुक्ति कहे जाते थे। अभी मैंने आपको बता भी दिया। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे, है ना। इनको वेतन नहीं मिलता था, सैनिक सेवाओं के बदले इनको वेतन नहीं मिलता था, ये राजस्व की वसूली कर लेते थे। राजस्व की रकम से अपने सैनिकों को भी तनख्वाह यही लोग दिया करते थे। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें इक्ता थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। उनका पद वंश परंपरा से नहीं चलता था, थोड़े समय के लिए मिलता था, फिर इनको भगा दिया जाता था या इनको दूसरा जगह दे दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में नौकरी के इन कठोर नियमों का पालन किया जाता था। उसके बाद मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब रखने के लिए लेखा अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ठीक, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। क्वेश्चन कराऊंगा अभी। इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया। इसकी पुस्तक का नाम या किताब का नाम, बुक का नाम रेहला है। रेहला इब्न बतूता की किताब का नाम है। सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में इसने बताया है इब्न बतूता ने। अब क्वेश्चन मुक्ति पर। मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। करेक्ट, क्योंकि इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति द्वारा निर्धारित कर वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो दोनों बातें करेक्ट आपकी हो जाएंगी। उसके बाद इक्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा सही है? ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन काल में दिए जाते थे। ये पहला जवाब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों और सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें मुक्ति या इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार या मुक्ति इनको कहा जाता था। इक्तादार या मुक्ति का कार्य क्या है? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, राजस्व वसूली करते थे, इसी से सैनिकों को वेतन भी दिया करते थे। मैं आपको बता चुका हूँ। अलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन ने शासन काल में भूराजस्व के निर्धारण और वसूली का कार्य अपने नियंत्रण में ले लिया। अब ये सब खत्म कर दिए गए, इक्तादार फलाना ढिकाना सब खत्म। जैसे ही अलाउद्दीन खलजी आया ना, वसूली और भूराजस्व नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि उन्हें स्वयं कर चुकाने को बाध्य कर दिया। लो भैया, खतरनाक आ गया अलाउद्दीन खलजी। इससे पहले सामंत कर वसूलते थे, जैसे ही अलाउद्दीन आया सामंतों को भी इनसे कर का अधिकार तो छीन लिया, उल्टा बल्कि उन्हें स्वयं कर चुकाने को बाध्य कर दिया कि तुम भी चुकाओ, मुझे कर दो। उस समय 3 प्रकार के कर थे। एक कर था आपका कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता था। मवेशियों अर्थात जानवरों पर और घरों पर कर। ठीक, अब सुल्तानों का नियंत्रण समझो। सुल्तानों का नियंत्रण कहाँ था? उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था, क्योंकि उपमहाद्वीप बहुत बड़ा है। ये उपमहाद्वीप, यहाँ पर इनका नियंत्रण था ही नहीं। दक्षिण में ये दिल्ली वाले क्षेत्र में शासन करते थे, उत्तर भारत में। अब समझो आगे, दक्षिण भारत की बजाय नहीं विजय है, दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने अपना शासन जमा लिया वहाँ पर भी, गंगा के मैदानी इलाकों में भी, और दक्षिण भारत सुल्तानों ने विजय किया। उसके बाद वहाँ वह क्षेत्र फिर स्वतंत्र हो गया।
तो वहाँ पर भी नियंत्रण नहीं कर पाए, गंगा मैदानी इलाके में भी नियंत्रण नहीं कर पाए, क्योंकि सेना के लिए वहाँ बैठने के लिए अक्षम सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए वहाँ पर सरदारों ने शासन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते, पर वह थोड़े समय के लिए जमा पाते। ठीक, चंगेज खान ने 1219 में ईरान में ट्रास आक्सासियान आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला कर दिया। पॉइंट है, फैक्ट है। अब देख लेते हैं क्या है जवाब, क्या है क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। अनाज को शहर तक बाजारों में ढोने के लिए बंजारों का इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, बंजारों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट टॉपिक में इसका उल्लेख किया जाएगा। ठीक, इसको भी समझो या इसको आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तिथि है यहाँ पर, तिथि आपके सामने है, किसने कब तक शासन किया। तो यहीं पर इस टॉपिक को करेंगे द एंड। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। अब यहाँ पर बात करेंगे मुगल काल की, 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो सबसे पहले हम मुगल कौन थे इनको समझा दूंगा आपको। मुगल कौन थे, हु इज मुगल। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान से थे ये। तो माता की ओर से वे कहाँ से थे, मंगोल शासक चंगेज खान से थे। पिता की ओर से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। वो पिता वाले को ज़्यादा अच्छा गर्व महसूस करते हैं पिता की ओर से, माता की ओर से गर्व अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि चंगेज खान ने बहुत लोगों की हत्याएं की, आपको पता है ना, नरसंहार से जुड़ा, इसलिए गर्व का अनुभव नहीं करते हैं। पिता की ओर से भी गर्व का अनुभव करते हैं। अब इसको समझो। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के मृत्यु से संबंधित हैं। तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते हैं पिता की ओर से, क्योंकि इन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सिंपल सी बात, अब खत्म हो गई बात। अब मुगल सैन्य अभियान को समझो। पहला मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में, जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकारी बना था, तब उम्र उसकी 12 वर्ष की थी। मंगोलों के आक्रमण के कारण इसे गद्दी इसको छोड़नी पड़ी। कहाँ की, परगना की। बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया लोधी को हराने के बाद। इस युद्ध में पहली बार उसने तोप, गोला, बारूद का इस्तेमाल किया। कहाँ पर, पानीपत के पहले युद्ध में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, पानीपत। ठीक, तो उसी में गोले, बारूद, तोप का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद समझो शहदायाद प्रथा क्या है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार की प्रथा को नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता था। ये मानते थे शहदायाद प्रथा। मुगल उत्तराधिकारों की शहदायाद प्रथा अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, इसको बोलते शहदायाद प्रथा। अब शहदायाद प्रथा से क्वेश्चन देखो, 4th राइट है। सभी पुत्रों के बीच में विरासत का विभाजन कर दिया जाता था, यही थी शहदायाद प्रथा। उसके बाद दूसरा है प्रकार का, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं, ज्येष्ठाधिकार पर आधारित नहीं थीं। ये थी शहदायाद का नियम पर आधारित आपकी थीं। प्रतिस्पर्धा पर भी नहीं थी, पक्षपात पर भी नहीं थी। करेक्ट आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे प्रकार से पेपर में आया, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो उत्तराधिकार में शहदायाद प्रथा को अपनाते थे। करेक्ट आपका पहला हो जाएगा। अब देखो, मुगलों के साथ अन्य शासकों के संबंध क्या थे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। कई शासकों ने स्वेच्छा से सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। राजपूतों ने अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त कर लिए। मुगल शासकों के साथ राजपूत शासकों ने अपनी पुत्रियों का भी विवाह किया। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने मुगल सत्ता स्वीकार नहीं की। जब वे मुगलों से हारे तो सम्मानीय व्यवहार किया। उनकी जागीरें वतन के रूप में वापस कर देंगी। किनकी? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों की। इन्होंने सत्ता जब ये हार गए तो है ना, स्वीकार कर ली हार, फिर इनकी ये वतन जागीर इनको वापस दे दी गई।
यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया, किनकी वतन जागीर वापस कर दी गई, वही क्वेश्चन देख लेता हूँ, देख तो लेता हूँ मैं, मिल जाए तब ना। मिल गया। अकबर ने निम्नलिखित में से सरदारों को वतन जागीर दी, सिसोदिया राजपूत को दी। अब देखो जुलाई 2024 में है क्वेश्चन आया है, उसके बाद जुलाई 2024 में फिर पूछ लिया गया। कभी कभी एक चैप्टर से 2 से 3 भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी मैं आगे आपको करा दूंगा। ठीक, समझो मनसबदार क्या है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी पद मिल जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी क्रम व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान ही थी। मुगलों की आमदनी का साधन किसानों की उपज से मिलने वाला कर था। मुगलों की आमदनी का सोर्स क्या था? किसानों का जो कर था, किसानों से मिलने वाला कर था, वही महत्वपूर्ण था। यहाँ पर मनसबदार आपने समझ लिया है ना, एक व्यवस्था है जिस पर पद मिल जाता था लोगों को, पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। ठीक, उसके बाद जब्द क्या है? जब्द प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्द कहा गया। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्द व्यवस्था कहा गया। जब्द व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल में संभव नहीं हो पाया। तो निरीक्षण कहाँ नहीं हो पाया? गुजरात में नहीं हो पाया, बंगाल में नहीं हो पाया और सभी जगह हो पाया। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ब्लैक कलर से इसलिए लिखा है। ठीक, समझ गए आप लोग जब्द व्यवस्था क्या है? सूची बनाई जाती फसलों, वो क्या किसकी बनाई जाती? फसल की। हाँ, और राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उसको ही जब्द बोला जाता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर अभी तक क्या बताया? मनसबदार शब्द बता दिया, मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्था है जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। किस पर निर्धारित था? जात की संख्या पर निर्धारित था। अब जात क्या है? जात की संख्या जितनी अधिक होती है, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक, उनका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता है। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते थे। पद, वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर था, जात की संख्या पर था। अब क्वेश्चन पेपर में आया है ना, इसलिए मैंने लिख दिया। दिसंबर 2024 में मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। करेक्ट, यह श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है। मनसबदार मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था, पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व दिए जाते थे। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। ये बात क्या सही है या गलत है? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? पद, वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर पद, वेतन का निर्धारण, पद, वेतन का निर्धारण। यहाँ पर लिखा सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण, पद, वेतन होना चाहिए, इसलिए गलत है जात, कि पद, वेतन का निर्धारण था, ना कि सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण था। सैन्य उत्तरदायित्व मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखने पड़ते थे। घुड़सवार, ये घुड़सवार होना चाहिए, घुड़सवार यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक, घुड़सवार, ना कि जात। जात एक पद, वेतन की व्यवस्था है, सैन्य उत्तरदायित्व आपकी घुड़सवार उतने ही रखने चाहिए थे, इसलिए बी गलत है ना, बी गलत हो आपका हो जाएगा। अब देखो, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाएगी तो उसे जब्द कहेंगे। राजस्व वसूलने का एक तरीका। मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों सेवा में संयोजित करने के लिए, क्योंकि इलाके बड़े थे इसलिए। अब अकबर की नीतियां हैं, नज़दीक से एक नज़र डालकर देखेंगे। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर से निर्धारित किए गए थे। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की किताब अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों कार्यों का निर्वाह करते थे।
तो अकबरनामा किताब में जिक्र किया गया है कि जो सूबेदार था, सूबेदार का काम क्या था, राजनैतिक और सैनिक, ये दो कार्य थे। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आया है। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार अन्य अफसरों का भी सहयोग प्राप्त था। बख्शी क्या था, बख्शी था सैनिक वेतनाधिकारी का नाम था। सदर क्या था, धार्मिक धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री का नाम था। फौजदार क्या था, सेना नायक था। कोतवाल कौन था, नगर का पुलिस अधिकारी था। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी आपको करा दूंगा। उसके बाद एक पॉइंट समझो, अकबर की एक नीति, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वत्र शांति का विचार। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों, रोमन कैथोलिक जो थे, जरसुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा कर दी। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बन गई कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। कट्टर क्यों होते हैं, जैसे ईसाई पादरी है तो वो ईसा की बात पर बल देगा और बाकी सभी धर्मों को नकारेगा। कृष्ण वाला होगा तो वो कृष्ण की ही बात करेगा, राम वाला होगा तो राम की ही बात करेगा, बाकी सभी को नकारेगा, है ना। जो धर्म का होगा, मुस्लिम होगा तो अपने अल्लाह की बात करेगा, बाकी धर्म को नकारेगा, उसकी दूसरे की बुराई करेगा। तो ऐसा अकबर ने देख लिया, तो इसलिए अकबर की समझ बन गई कि ये जो व्यक्ति है ना, ये धार्मिक, ये अपने अपने धर्म की बात बिखेरते हैं, ये विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। बिल्कुल पैदा करेंगी। कोई ईसाई है पादरी, वो आपको बताएगा और बाकी समाज में सभी वर्ग के लोग हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, तो उसमें असमंजस और विभाजन पैदा हो ही जाएगा। तो अकबर को पता चल गया कि इन लोगों को हमने बुलाया है, सभी धर्मों के इन पंडित, पुरोहित, मौलवियों, पादरियों को बुलाया है, तो ये क्या है, ये कट्टर हैं, इनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन करेंगी, आज असमंजस पैदा करेंगी। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तो इसने सब कुछ त्याग दिया, सभी धर्म को हटा दिया, तो इसने सर्वत्र शांति का विचार अपना लिया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती, अपितु इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक पॉइंट समझ लो, फिर मैं आगे आपसे बात कर ही लूँगा। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन की दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। अबुल फजल जो कि अकबर का मित्र था, दरबारी कवि था, शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। जहांगीर और शाहजहां ने भी सर्वत्र शांति के विचार को अपनाया, सुलह कुल के विचार को अपनाया। अब उससे जुड़े क्वेश्चन, सुलह कुल के बारे में सत्य बताओ। यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। करेक्ट। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शाने का प्रयास भी किया गया था। करेक्ट। शासन के इस सिद्धांत जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, गलत है, इन्होंने पालन किया। अभी मैंने बताया विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, ये तो गलत है, ऐसा उसने बिल्कुल छोड़ दिया विभाजन को। अब देखो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। करेक्ट। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं। तो दोनों बातें आपकी करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने अपना लिया। अब मैं आपको ये वाला बता रहा था, ये वाला समझो। बख्शी कौन है? सैनिक वेतनाधिकारी। क्या बख्शी है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सद्र, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री का नाम है। इक्तादार, ये कोई सैन्य कमांडर नहीं है। इक्तादार ये वसूलता था आपका, एकताओं में एक नियुक्त कर दिया गया था, है ना। ये सैन्य कमांडर, सेना नायक लिखा होता तो सैन्य कमांडर कर सकते थे, फौजदार लिखा होता तो कर सकते थे। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता, ये करेक्ट। सी आपका गलत है, ए बी डी यहाँ पर करेक्ट मैच दिए गए हैं। उसके बाद अकबर के सर्वत्र शांति का विचार उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों में रुचि थी। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने बढ़ाया? अकबर। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था? मैंने बताया भूमि कर, जो किसानों से कर वसूला जाता था, भूमि से उपज का कर, वही स्थिरता का आधार था मुगल काल का। दिल्ली की सल्तनत भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? भीतरी सीमाओं की नीति थी वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण।
उसके बाद टोडरमल की बात करूं मैं, टोडरमल, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, भूमि का सर्वेक्षण किया। तो टोडरमल कौन था? वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री था अकबर का। अब उसके बाद अकबरनामा ग्रंथ बड़ा ही फेमस है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर का मित्र व दरबारी लेखक था, अबुल फजल ने की थी। अब आगे अकबरनामा को समझो। यहाँ पर अकबरनामा को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है। 3 पार्ट है। पहला पार्ट, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज, पहली में क्या है? अकबर के पूर्वज हैं। दूसरे पार्ट या दूसरी जिल्द में शासन की घटनाएं आती हैं दूसरे पार्ट में। तीसरी जिल्द या तीसरे पार्ट को आईने अकबरी के नाम से जाना गया है। समझ गए? पहले में अकबर के पूर्वज, दूसरे में अकबर की शासन की घटनाएं, तीसरे में आईने अकबरी। अब आईने अकबरी में क्या क्या आता है उसको भी समझा दूं। आईने अकबरी, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, पद, वेतन, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा, लोगों की परंपराएं, संस्कृति का वर्णन, इसमें विविध प्रकार की चीज़ें, फसल पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण आता है। यानी कि आईने अकबरी में त्योहार, रीति रिवाज, कीमिया, दर्शन, सांख्यिकी, राजस्व, पद, वेतन, भूगोल, परंपराएं, संस्कृति, फसल पैदावार, कीमत, मजदूरी, सब कुछ आ जाता है आईने अकबरी में। ठीक। राजपूतों के मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। अकबर नहीं, अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी जहांगीर की मां, और मारवाड़ शासक की पुत्री थी शाहजहां की मां। अब ये देखो, जो अभी मैं आपको बता रहा था आईने अकबरी के बारे में, आईने अकबरी ये कौन सा पार्ट है भैया? ये तीसरा पार्ट है अकबरनामा का है। ये अकबरनामा का दूसरा नहीं है, तीसरा है। ये अकबरनामा के शासन की घटनाएं तो दूसरे में बताई जाती हैं, मैं बात कर रहा हूँ तीसरे पार्ट की। लोगों की परंपराओं, संस्कृति का विवरण करेक्ट, बहुत सी सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती करेक्ट। सी और डी इस क्वेश्चन के राइट जवाब आपके हो जाएंगे। उसके बाद आईने अकबरी से क्वेश्चन फिर पूछा गया है, तो तीसरा है जवाब आपका कौन सा? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। पूर्वज का वर्णन पहले पार्ट में आता है, शासन की घटनाएं दूसरे पार्ट में आती, परंतु आईने अकबरी खुद ही तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट की बातें मिसमैच हो रही ना यहाँ पर। ये मिर्जा हाकिम के द्वारा नहीं लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया है। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या था? राजनीतिक और सैनिक कार्य था। ठीक। यहाँ पर ये व्यक्ति दी गए हैं और क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। मुगल सम्राट बाबर को समझो फटाक से, 2-3 मिनट में समझा देता हूँ। बाबर 1525 से 1530। 1525 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी व उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सागा राजपूत शासकों और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। अपनी मौत से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित इसने कर दिया। उसके बाद हुमायूं को समझो। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। दूसरा, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। ये इमारत है ये वाली, इसमें मौत हो गई उसकी। अब अकबर को समझो, फटाक से ही समझाऊंगा, ज़्यादा वक्त तो लूँगा ही नहीं मैं। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बन गए। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित कर दिया गया। 1556 और 1570 के बीच में अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहियों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर
और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ये आ सकता है पेपर में क्रम से लगाने के लिए, इसलिए इनको पढ़ लेना तिथियों को। फिर उसके बाद 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। अभियान के बाद उसने पूरब में बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर अभियान चलाए। 79-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल और कर दिया। 85 और 1605 के बीच में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया, कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मौत के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। मिर्जा हाकिम कौन था? अकबर का भाई था, सौतेला। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब जहांगीर को भी समझा दूं आपको। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के ससोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास, जो असफल रहे। ठीक। अब बात करेंगे शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया, है ना। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। ठीक। शाहजहां के पुत्र, वे एक औरंगजेब था, इसने अपने भाइयों को मार दिया और अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया। उसके बाद औरंगजेब आ गया। औरंगजेब देखो, 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम यूफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद मुगलों के विरुद्ध पुनः शासन अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। उसके बाद अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में अकबर नहीं, औरंगजेब ने दक्कन में मराठों और छापामार पद्धति का उपयोग किया। यहाँ पर पॉइंट समझो, 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों और छापामार पद्धति का उपयोग किया। ठीक। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। तो यहीं तक था यह टॉपिक, जो मैंने आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझा दिए हर चीज़ों को। जातियाँ खानाबदोश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करो, जनजातीय लोग। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। बहुत कम जानकारी क्यों दी है इतिहासकारों ने? इसलिए दी है क्योंकि जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। वाचिक तथा मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। वाचिक का मतलब होता है बोलना, मौखिक इशारे से या बोलने से। जैसे एक पिता अपने पुत्र को बताता है अपना इतिहास, तो इसी प्रकार ये संरक्षण रखते थे, बात के जरिए, मौखिक परंपराओं के जरिए।
क्योंकि इनके पास लिखित दस्तावेज नहीं थे, ना ही ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए इनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद बंजारा समझो क्या है। बंजारा लोग खानाबदोश व्यापारी थे, उनका कारवां टांडा कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो अनाज की ढुलाई करने के लिए बंजारा जनजातीय या खानाबदोश व्यापारी का इस्तेमाल किस शासक ने किया? पेपर में आया है क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयोग किया है बंजारों का नगर तक अनाज को पहुंचाने के लिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, रथकारों, रथ बनाने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित उय्याकोंडम उदयार अभिलेख में किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रथकारों की सामाजिक स्थिति का विचार विमर्श किस अभिलेख में किया गया। उस अभिलेख का नाम क्या है? उय्याकोंडम उदयार उस अभिलेख का नाम है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ गोंड। गोंड क्या है? गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। स्थानांतरीय कृषि का मतलब जो जमीन बदल बदल कर की जाती है, जो जंगलों को काट कर जलाकर की जाती है, जिसको कर्तन दहन खेती भी बोलते हैं, करते थे। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अकबरनामा मैंने आपको पहले बताया ना, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने इसको लिखा है। 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में पूर्वज है अकबरनामा में, और दूसरे पार्ट में क्या है? शासन की घटना है। तीसरे पार्ट में आईने अकबरी। अकबरनामा अबुल फजल की किताब है, जिसमें बताया गया है गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य में 70,000 गांव। 70,000 गांव का उल्लेख किस किताब में है? अकबरनामा की किताब में है 70,000 गांव का उल्लेख। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। गढ़ गोंड कुल के नियंत्रण में था। गढ़ 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। उसके बाद ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत कहा जाने लगा। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मौत के बाद दुर्गावती, जो बहुत योग्य थी, और 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर उसने शासन संभाला। ये बहुत योग्य थी रानी दुर्गावती। ठीक। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया, परंतु दुर्गावती ने जमकर सामना किया और मर गई। थोड़ी देर बाद उसका पुत्र वीर नारायण, वो भी मौत के घाट उतर गया। और दुर्गावती का महल मालूम है आपको कहाँ पर है? दुर्गावती का महल है मदन महल। इसको बोलते हैं मदन महल। मदन महल जो कि एमपी जबलपुर में स्थित है। मदन महल रानी दुर्गावती का किला है, जो कि पर्वत के ऊंचाई पर बनाया गया है। मतलब कि पथरीला क्षेत्र है वो, वहाँ मैंने देखा है। ठीक। तो ये पॉइंट 1565 में युद्ध कर दिया आसिफ खान ने, मुगल सेना का था गढ़कटंगा पर। तो रानी दुर्गावती की मौत हो गई, उसके पुत्र की भी मौत हो गई। अब गढ़कटंगा राज्य को समझो, ये समृद्ध राज्य था। कैसा राज्य था? समृद्ध राज्य था। हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करके व्यापार से खासा धन कमाया। तो हाथी पकड़ने के लिए, इनका निर्यात करने के लिए ये प्रयोग में लाए जाते थे, इनसे धन कमाया जाता था। जब मुगलों ने हमला किया तो बेशकीमती सिक्के, हाथियों की बड़ी संख्या को हथिया लिया। तो मुगल यहाँ के हाथियों को भी हथिया ले गए, बेशकीमती सिक्कों को भी हथिया ले गए। उन्होंने एक बड़ा भाग अपने कब्जे में ले लिया, शेष भाग वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। उसके बाद गढ़कटंगा राज्य पतन व कमजोर हो गया और बाद में बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो ये कमजोर हो गया धीरे धीरे। अब जितना मैंने पढ़ाया उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको करा दूं। बताओ इतिहास जनजातीय लोगों का कैसे लिखा जाता है? आदिवासी लोगों के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब गलत वाला बताना है आपको, देखना। गलत आपका दूसरा है। अधिकांश आदिवासी समूह लिखित दस्तावेज या अभिलेख यूज करते नहीं, वो लिखित करते ही नहीं है, वो पढ़े लिखे होते ही नहीं है। समकालीन इतिहासकार यात्री जनजातियों के बारे में अपर्याप्त जानकारी देते हैं। तो बात सही है, आदिवासी लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को संरक्षित किया, ये करेक्ट है। आदिवासी समाज अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे, ये करेक्ट है। लेकिन ये लिखित दस्तावेज रखते हैं, ये बात गलत है। ठीक, ये गलत हो जाएगी।
उसके बाद मैंने अभी आपको बताया बंजारा समुदाय के बारे में, किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये मिलान करने को है, गधी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपकी बनगुज्जर, लंबाडी, बकरवाल, इनका मिलान करना है। ए का हो जाएगा चौथा। बनगुर्जर आपके कहाँ पर पाए जाएंगे, उत्तराखंड में। गदही आपकी कहाँ पर पाई जाएगी, हिमाचल में, ठीक। और बकरवाल आपके कहाँ पर पाए जाएंगे, बकरवाल आपके पाए जाएंगे कहाँ पर, ये हो जाएगा कश्मीर में, ठीक। और लामबाड़ी आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। इस प्रकार से मिलान आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद गढ़कटंगा मैंने बता दिया आपको। गोंड राज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, किस में उल्लिखित है, किस किताब में है, तो क्या बताया मैंने, अकबरनामा बताया। और उय्या कोंडन उदयार अभिलेख भी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, उय्या कोंडन उदयार अभिलेख में क्या है, रथकारों का वर्णन है, रथकारों की सामाजिक स्थिति का वर्णन है आपके, ठीक। और अकबरनामा किताब अबुल फजल ने लिखी है, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है, आपको याद होगा, ठीक। गढ़कटंगा के गोंड राज्य से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह राज्य केवल नगरों से था, यह कमजोर बुंदेलों मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली नहीं बन गया, इसका बल्कि पतन हो गया था। तीसरा सही है, समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन अर्जित किया, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे, किस किताब में है, तो अकबरनामा किताब में उल्लेख मिलता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं अहोम जनजाति की बात करूंगा, अहोम पर आ जाते हैं। अहोम लोग म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइया भूस्वामी लोगों की पुरानी व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की, ठीक। तो नए राज्य की उन्होंने स्थापना की। 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण भी कर लिया, किसने, अहोम जाति के लोगों ने। उसके बाद इन्होंने 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं आप लोगों के लिए। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार, बेगार जानते हो ना, कि जबरन काम करवा लो, उसके बदले में कुछ भी रुपए पैसे मत दो, तो बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। पाइक इंपॉर्टेंट है। पाइक क्या है, बलात् मजदूर, जबरन जिनसे मजदूरी कराई जाती थी उनको पाइक बोला जाता है, करेक्ट। सभी वयस्क पुरुष युद्ध में सेना की भूमिका, दूसरे समय बांध सिंचाई व्यवस्था का निर्माण करते थे, चावल की खेती के नए नए तरीके भी अपनाते थे। इस वाले स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो पुरुष, वयस्क पुरुष थे ना, ये युद्ध में सेना की भूमिका भी निभाते थे। जब सेना का काम खत्म हो जाता था तो ये दूसरे काम करने लगते थे, सिंचाई करते थे, बांध बनाते थे, खेती करते थे, चावल उगाने के नए नए तरीके अपनाते थे। उसके बाद अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता। खेल का मतलब पिले है ना, आप पिले समझोगे ना, खेल क्रिकेट खेलना नहीं। ये अहोम राज्य या साम्राज्य या समाज कुल में डिवाइड था। कुल को क्या बोलते, कुल को खेल बोलते थे ये लोग। अहोम समाज अत्यंत परिष्कृत समाज था, बहिष्कृत या परिष्कृत समाज था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया। बुरंजी क्या है, एक ऐतिहासिक कृति है, अहोम भाषा में थी पहले, फिर उसको बाद में असमिया में इसको लिखा गया। तो इतना मैंने समझा दिया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तथ्य अहोम के बारे में नहीं है। नहीं वाला बताओ भाई, नहीं वाला एक ही है। अहोम साम्राज्य 2 वंशों में विभाजित था जिन्हें पाइक, पाइक किनको बोलेंगे, पाइक मैंने आपको बताया जबरन मजदूर, जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था उनको पाइक बोलते हैं, इसलिए पहला गलत है। वंश, वंश को, वंश या कुलों को क्या बोलेंगे, खेल बोलेंगे। खेल होना चाहिए ना कि पाइक होना चाहिए। अहोम समाज बहुत परिष्कृत था। अहोम राज्य निर्माण भुइया की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर किया गया था। अहोम राज्य मजबूर श्रमिकों पर निर्भर था, ये करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है आपका। उसके बाद ये देखो, अब आएगा मजा। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में ABC विचार पर विचार करो। वे कई कुलों में बटे थे, प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था।
क्या ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। उनके अपने जनजातीय देवता भी थे। उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाचों के साथ गठबंधन था। वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राज्य द्वारा प्रतिबंधित था। ये गलत है, ये भी गलत है। गठबंधन नहीं था, बल्कि इन्होंने इसको युद्ध में कोच हाचों को हरा करके अपने राज्य में मिला लिया था। ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। इनके जनजातीय देवता भी हैं, ये भी पॉइंट। गांव पर ये नियंत्रण रखते थे, ये भी करेक्ट। ए और बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, मध्ययुगीन काल में अहोम के बारे में। वह मौजूदा म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर, स्वैच्छिक सेवा पर नहीं बल्कि बेगार पर निर्भर है। किस पर? बेगार पर निर्भर है, मैंने आपको बताया। बी आपका गलत है। ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। तो बी आपका कैसा हो गया? गलत हो गया। ए और सी करेक्ट हो जाएगा, निर्णायक भूमिका भी निभाई। ये पॉइंट याद रखना, जितने सही हैं इनसे भी क्वेश्चन दोबारा पेपर में रिपीट हो सकता है। ग्रामीण समुदाय ने कृषकों के लिए जमीन वितरण में सहायता की, म्यांमार से आए। ठीक। मध्यकालीन असम में पाइक क्या थे? पाइक मैंने आपको बताया बलात या जबरन मजदूर आपके पाइक कहे जाते थे। तो ये चैप्टर यहीं पर हो जाता है समाप्त। अब मैं आगे चैप्टर की बात करता हूं। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आ चुका है, ईश्वर से अनुराग। इस वाले चैप्टर में मैं आपको भक्ति आंदोलन और विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ नैनार और अलवार संत, जो कि दक्षिण भारत में हुए। 7वीं शताब्दी में नैनार व अलवार संतों का उदय हुआ। नैनार जो कि शैव संत थे, अलवार जो कि वैष्णव संत थे। नैनार किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। अलवार किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। उसके बाद इन संतों में जो संत थे वो सभी जातियों से आते थे। अप्रस समझी जाने वाली पलया और पनार जाति के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। विष्णु तथा शिव के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उसके बाद नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु थे। ये घूमते रहते थे इधर से उधर। कहीं जाते थे तो देवी देवताओं की प्रशंसा में कविताएं रचकर संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो ये कविताएं भी किया करते थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नैनार को समझ लो। गीतों का इनका संकलन है, 2 संकलन है, एक है तेवरम, एक है तिरुवाचकम। तो पेपर में आया करता है क्वेश्चन कि ये किनका संकलन है, किन संतों का है। तेवरम और तिरुवाचकम किनका है? तो नैनार का ये गीतों का संकलन है। इनकी संख्या कितनी है? 63 है, जो जिसमें कुम्हार जाति के लोग, कामगार, किसान, सैनिक, ब्राह्मण सब शामिल हैं। और इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? अपार, समंदर, सुंदरार, मणिक व सागर। मणिक व सागर भी ये नैनार संत हैं। अपार, समंदर, सुंदरार, मणिक व सागर ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं नैनार। अब नैनार समझ लिया। उसके बाद अलवार देखो, अलवारों की संख्या कितनी है? 12 है, जबकि नैनारों की 63। और इनके गीत का संकलन क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंधम कहलाता है। पेपर में आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिव्य प्रबंधम किसका है? अलवार का है। ठीक। और इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पेरी अलवार, अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार, नम्मलवार। ठीक, ये व्यक्ति हैं आपके अलवार संत। करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने जितना बताया उनसे जुड़े क्वेश्चन आपको कराऊं, फिर मैं आगे के व्यक्तियों की बात आपसे कर लूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अलवर संत उपासक हैं, अलवार हैं विष्णु के। शिव के कौन हैं? तो नैनार हो जाएंगे। नैनार, नैनार। ठीक। उसके बाद परंपरा के अकॉर्डिंग अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? 12 अलवार हैं, नैनार कितने हैं? 63 है। MPPSC में है क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, पेरी अलवार, अंडाल, तोंडा डिपोडी अलवार, नम्मलवार के गीतों का संकलन, ये अलवार हैं। अलवारों का संकलन क्या है? दिव्य प्रबंधम। अलवार, अलवार संतों का क्या है? दिव्य प्रबंधम है। तेवरम और तिरुवाचकम ये किनका है? ये हो जाएगा, क्या मैंने बताया आपको, नैनार का। नैनार। ठीक, नैनार का हो जाएगा तेवरम और तिरुवाचकम। ये देखो, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन है? नैनार और अलवार ही बताते थे। ठीक। आगे यहां पर बात करेंगे शंकर के बारे में। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों, फिलोसफर में से एक शंकर का नाम 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैत क्या होता है और द्वैत का होता है? द्वैत समझ लो सबसे पहले। द्वैत, द्वैत का मतलब होता है जिसमें 2 हों।
क्या हो, दो हों। अद्वैत का मतलब सिर्फ एक ही, ठीक। तो अद्वैत के समर्थक थे कि एक ही है, परमात्मा एक ही है, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, इसको बोलते अद्वैतवाद। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा एकमात्र परम सत्य है, ब्रह्म मात्र परम सत्य है, वह निर्गुण है और निराकार है। करेक्ट बात है ये, तो ये इनसे पेपर में आता है। इन्होंने क्या, ये कैसे हैं, अद्वैतवाद के समर्थक हैं। इन्होंने जीवात्मा परमात्मा को एक बताया, एकमात्र ब्रह्म है, वही सत्य है, वही निर्गुण है, वही निराकार है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया शंकर ने, इसके बाद इन्होंने बताया शंकर ने चारों ओर संसार को मिथ्या माया माना और संसार का त्याग या संन्यास लेने और मोक्ष पाने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने को कहा। ये बहुत उच्च लेवल की बात है, ठीक। उसके बाद रामानुज पैदा हो गए। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। ये विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष पाने का विष्णु की भक्ति है, मोक्ष पाने का उपाय क्या है, विष्णु की भक्ति। ये रामानुज मानते थे। रामानुज ने विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत अपनाया, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत अपनाया को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ये रामानुज के बारे में है। और शंकर और रामानुज दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत बताया है रामानुज ने, ठीक है ना। उसके बाद वासवन्ना का वीर शैव आंदोलन। वासवन्ना ने कर्नाटक राज्य में वीर शैव आंदोलन चलाया। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। वासवन्ना, अल्लभा प्रभु, अक्कमहादेवी ने शुरू किया। ये तीन हैं, वासवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कमहादेवी। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर के वीर शैव आंदोलन को शुरू किया। उसके बाद वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा का घनघोर विरोध किया। सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये लोग, मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे, ठीक। जितना मैंने अभी आपको कराया उनसे जुड़े क्वेश्चन कराऊं, फिर मैं आगे बात आप लोगों से करूंगा। तो मैं क्वेश्चन को फटाक से यहां पर ढूंढ लेता हूं। तो मैंने वीर शैव अभी बताया, वीर शैव आंदोलन वासवन्ना ने शुरू किया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत बताया, 11वीं शताब्दी में रामानुज के द्वारा यह दिया गया है ना। फिर मैंने शंकर के बारे में आपको बताया, उनसे जुड़ा क्वेश्चन देखो। शंकर अद्वैत के समर्थक है, जिसके अनुसार जीवात्मा परमात्मा जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। बात सही हो जाएगी। शंकर ने हमारे चारों ओर फैले संसार को मिथ्या माया माना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने को कहा और संन्यास लेने को कहा। तो दोनों बातें आपकी कैसे हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, ठीक। तो जितना मैंने अभी आपको बताया उतना क्वेश्चन कराया। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आगे के पॉइंटों पर। यहां पर दक्कन में भक्ति आंदोलन। दक्कन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी गीत जनमन को प्रेरित करते हैं। महत्वपूर्ण संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां। चोखा मेला का परिवार जो अप्रस समझी जाने वाली महार जाति का था। भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे, तो महार जाति के अंबेडकर साहब भी थे। आपकी एनसीईआरटी किताब में वर्णित है, ठीक। तो महत्वपूर्ण संत कौन है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी। ये सखुबाई क्या है, एक स्त्री है। चोखा मेला का पुत्र कर्मा मेला, ठीक, वो पेपर में आता है चोखा मेला। उसके बाद इन संतों कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास को ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन को बिताने को उन्होंने पसंद किया। तो ये संत आगे दक्कन के या महाराष्ट्र के संत, तो उन्होंने कर्मकांड, ढोंग, ये सब कुछ इनको कहा ये तो सब ठुकरा दिया, सबको, संन्यास को भी ठुकराया, सामाजिक अंतरों को भी ठुकराया। और इन्होंने कहा कि हम जरूरतमंदों की सेवा करते हुए, रोजी रोटी कमाते हुए जीवन को बिता सकते हैं, अधिक पसंद करते हैं, ठीक। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेने में है, दूसरों के दुखों को बांट लेने में है असली भक्ति।
उसके बाद मराठी गीत को अभंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मराठी गीत को अभंग बोलते हैं। चोखा मेला का पुत्र कौन है? कर्मा मेला है, पेपर में आया है। गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णो जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये किसका कथन है? गुजराती संत नरसिंह मेहता का यह कथन है। उसके बाद सूफी मत पर आ जाते हैं। सूफिज्म। पीर किसको बोलते? गुरु की देख रेख में, ठीक, जिक्र चिंतन किया जाता था, समा गाना रक्स नृत्य किया जाता था, और बाहरी आडंबरों का विरोध किया सूफीवाद ने। एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह के बारे में बात की। कर्मकांडों को इन्होंने अस्वीकार किया। खानकाह क्या है? विशेष बैठकों का आयोजन आध्यात्मिक विषय पर चर्चा जहां पर होती थी। ठीक है ना। जिक्र का मतलब चिंतन, समा का मतलब गाना, रक्स का मतलब नृत्य, और सांस पर नियंत्रण। ये गुरु पीर की देखरेख में ये किया जाता था परमात्मा को पाने के लिए, है ना। उसके बाद तुलसीदास देखो राम भक्त हैं ये तुलसीदास। रचना इनकी रामचरितमानस, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक। असम में क्या है? असम के शंकरदेव तुलसीदास के समकालीन थे। असम के शंकरदेव तुलसीदास के समकालीन थे। इन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया, नाम घर स्थापित किया। शंकरदेव ने क्या स्थापित किया? नाम घर स्थापित किया। फिर उसके बाद मीराबाई, इनके रविदास थे। यहां पर मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु थे रविदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास थे। मीरा राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा के साथ हुआ। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास थे। ठीक। फिर कबीर पर बात करूं मैं। भजन गुरुपंथ साहिब पंचवाड़ी बीजक में है। हिंदू व इस्लाम दोनों बाह्य आडंबरों का विरोध किया। भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों इनके अनुयायी थे। निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उसके बाद गुरु नानक 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। लंगर इन्होंने शुरू किया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी लहड़ा गुरु अंगद के नाम से जाना गया। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किया, लिपि गुरुमुखी जोड़ी। गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों को भी अपनी रचना नानक के नाम पर लिखी। उसके बाद इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में फरीद, कबीर, नामदेव, तेग बहादुर संतों की वाणी जोड़ी। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर अमृतसर विकसित होने लगा था। मुगल जहांगीर इस समुदाय को एक खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड दे दिया। किसने? शाहजहां ने आदेश दे दिया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया। उसके बाद क्या है? नानक के उपदेश का सार 3 शब्दों में है। नाम सही उपासना, दान दूसरों का भला करना, स्नान आचार विचार की पवित्रता। ठीक। ये देखो भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई। क्यों अधिक प्रिय हुई? क्योंकि इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी रचनाओं को गाया और लिखा। करेक्ट हैं दोनों। उसके बाद इसका मिलान करो। नरसिंह मेहता गुजरात, मैंने आपको बताया गुजरात कहाँ पर है? पश्चिम भारत में है। तो डी का पहला यहाँ पर हो जाएगा। और आपको पता है सूरदास उत्तर भारत से हैं। सी का आपका थर्ड ही रहेगा। इस प्रकार से आपका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। और मैंने बास बन्ना वीर शैव आंदोलन के बारे में आपको बताया। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित नहीं था बल्कि उसके विरुद्ध में हुआ था। इसने शिव से प्रेम को मुक्ति का मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है। और इनके अनुयायियों को लिंगायत भी कहा जाता है। लिंगायत किताब में आपकी दिया नहीं गया है, लेकिन 12th क्लास की एनसीईआरटी में है लिंगायत। वीर शैव आंदोलन के अनुयायी नहीं, वीर शैव के जो अनुयायी हैं उनको लिंगायत या लिंग धारण करने वाले के नाम से भी जाना जाता है।
कबीर ने उनके समय में औपचारिक धर्मों को चुनौती दी, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ा दिया। ठीक। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को अभंग के नाम से जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को दरगाहे बोलते हैं, दरगाहे। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत मैंने आपको बताया रामानुज ने दिया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है? इस पर सवाल उठाए। कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? खानकाहवी, रक्स, जिक्र, स्नान। सूफीवाद से। स्नान नहीं जुड़ा है, स्नान आपके गुरु नानक से है। किससे? गुरु नानक। तो ये किससे हो जाएगा? ये सिख से हो जाएगा। डी आपका हट जाएगा, है ना। खानकाहे एक बैठक आयोजन स्थल, रक्स जिक्र, स्नान। ठीक। तो ये आपके 3 क्या हो जाएंगे सूफीवाद से, ये आपके गुरु नानक से हो जाएगा। ABC हो जाएंगे, ABC। ये गुरु नानक से इसलिए नहीं होगा आपका करेक्ट। महाराष्ट्र के संत के बारे में। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड जन्म आधारित विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन को बिताने को अधिक पसंद किया। दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे। उसके बाद गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाल, इसे जिसे बाद में गुरुद्वारा के नाम से जाना गया। धर्मशाल शुरू में इसको जानते थे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को भी संकलन किया? गुरु अंगद। एक सूफी संत की कब्र को दरगाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये समझो खानकाह क्या है। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों के निवास को खानकाह बोलते हैं। यहाँ वो अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। ईदगाह क्या है? ईद अल फितर और ईद अल अजहा की सुबह ईद की नमाज खाली सार्वजनिक जगह पर आयोजित की जाती, मतलब कि एक प्रार्थना, वो क्या बोलेंगे, प्रार्थना स्थल बोलेंगे, है ना, जहाँ पर खुली मैदान में प्रार्थनाएं की जाती है, उसको ईदगाह बोलेंगे। दरगाह जब सूफी संत की मौत हो जाती, मकबरा जो बनाया जाता है उसी को दरगाह बोलते हैं। गुल फरोंसा क्या है? गुल फरोंसन ये अगस्त के महीने में दिल्ली के महरौली में सभी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला फूलों का त्यौहार। गुल फरोंसा है फूलों का त्यौहार। इस फूल वालों की सैर और पंखा त्यौहार भी कहा जाता है। पंखा त्यौहार भी इसी को ही बोला जाता है। अब देखो सूफी मत के अनुसार खानकाह क्या है? तो तीसरा वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। तो यह वाला भी टॉपिक यहीं पर हो जाता है समाप्त। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अच्छे से देखना, पूरा आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा मेरे साथ। ठीक, आगे के चैप्टर की मैं बात कर लेता हूँ। आगे यहाँ पर चैप्टर दिया गया है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, है ना। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समय के साथ बदलती हैं। पहला पॉइंट, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समय के साथ बदलती हैं। चेर जो कि केरल राज्य का हिस्सा है, मलयालम भाषा बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। यहाँ पर क्या पॉइंट है? चेर जो कि केरल राज्य का हिस्सा है, मलयालम भाषा बोली जाती थी, शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया है। ठीक, उसके बाद लीला तिलकम 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण में लिखा गया है। लीला तिलकम क्या एक व्याकरण का ग्रंथ है। मणिप्रवालम शैली में लीला तिलम या तिलकम लिखा गया। मणिप्रवालम का अर्थ है हीरा और मूंगा। उसके बाद जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। क्योंकि काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी की प्रतिमा सबसे पहले जगन्नाथ की बनाई जाती थी, स्थानीय लोग इनको बनाते थे, और इससे तात्पर्य निकला कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जो आगे चलकर जिन्होंने विष्णु का रूप ले लिया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व घोषित कर लिया। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। वे सब
महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कर पाए नियंत्रण हासिल। उसके बाद कथक नृत्य क्या है? यह नृत्य शैली उत्तर भारत में अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा से निकला है। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। यह विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। कथक नृत्य राजस्थान लखनऊ में आगे चलकर दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला है। ठीक। और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा में, मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और एक पॉइंट आता है यहाँ पर कथक का है ना, अंग्रेज इनके विरोध में थे। अंग्रेज क्या थे? विरोध में थे। अंग्रेजों ने समर्थन नहीं दिया, अंग्रेज विरोध में थे। ठीक, अंग्रेज विरोध में थे, ये भी पॉइंट याद रखना। अंग्रेज अधिकारी कथक नृत्य के विरोध में थे, संस्कृतियों के विरोध में थे। उसके बाद लघु चित्रकला। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों, लकड़ी की तख्तिकों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें सबसे सुंदर चित्र पश्चिम भारत में पाए गए जैन मंदिरों में हैं। मुगल काल में बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, चटक रंगों का भी प्रयोग करते थे। बसोहली शैली क्या है? बसोहली हिमाचल के हिमालय में विकसित 17वीं शताब्दी में लघु चित्रकला विकसित हुई। यहाँ पुस्तक चित्रित की गई भानुदत्त की रसमंजरी, जो कि बसोहली शैली में है। उसके बाद बंगाली साहित्य क्या है? बंगाली साहित्य की दो श्रेणी हैं। पहली श्रेणी में संस्कृत श्रेणी, ठीक, संस्कृत श्रेणी में मंगल काव्य में स्थानीय देवी देवताओं से है, ये पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी स्वतंत्र श्रेणी है, जिसमें नाथ ये सब शामिल है। यहाँ पर इसको अच्छे से ऐसे समझो, पहली श्रेणी को समझो। मंगल काव्य में स्थानीय देवी देवताओं से है, भक्ति साहित्य है, पांडुलिपियां पाई गई हैं पहली श्रेणी में। दूसरी में स्वतंत्र श्रेणी है, नाथ साहित्य शामिल है, मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा, मौखिक, ये सब इसमें दूसरी श्रेणी में आपकी शामिल है। उसके बाद बृहद्रम पुराण क्या है? बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ, जो स्थानीय ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई है। पेपर में बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो बंगाल के ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति देता है? बृहद्रम पुराण, ठीक, बृहद्रम पुराण। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके सामने, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के बारे में। ये स्थानीय परंपराएं और अन्य भागों के विचार से आदान प्रदान से संपन्न हुई है, करेक्ट। ये एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, करेक्ट। ये सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी नहीं, विकसित होती रहती है, स्वतंत्र है, सीमाओं से बंधी नहीं है। उसके बाद स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है, करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट आपके हो जाएंगे, कथन और कारण। उसके बाद लघु चित्र छोटे आकार के होते हैं, करेक्ट। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर यानी कि जल रंग से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्रों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते हैं। तो तीनों आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा, करेक्ट हो जाएगा। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद नहीं किया, ये बात गलत है, पसंद नहीं किया, इसको सुधार कर लेना, पसंद नहीं किया। यहाँ पर दोनों सही आपके नहीं होंगे, केवल और केवल ए सही होगा, आपका बी गलत हो जाएगा, ठीक। ये अंग्रेज़ों ने पसंद नहीं किया, अंग्रेज़ों ने इसको पसंद नहीं किया, बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, विरोध में थे, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये गलत है, ठीक। इसको सुधार कर लेना नोट्स में आप लोग, ठीक। तो ए सही है, बी गलत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक। ये गलत, ये सही। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों कहानीकारों की एक जाति थी। मुगल सम्राटों उनके रईसों के तहत कथक दरबार में किया जाता था, जहां इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त किया और नृत्य के रूप में विकसित हुआ। दोनों आपके करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो, मिलान वाला भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। लीला तिलकम क्या है बताओ?
व्याकरण है ना, ये व्याकरण आपका हो जाएगा, इसके साथ मिलान हो जाएगा। कहानी सुनने से आपका कथक बना है ना। और विशिष्ट शैली, घराने, लघुचित्र, रासमंजरी हो जाएगी आपकी करेक्ट। उसके बाद ये देखो मिलान, ये हमने यहाँ पर चौथा किया है, ये वाला चौथा। ए का सेकेंड, महोदयपुरम कहाँ पर है, केरल में है। बी का फर्स्ट, अनंत बर्मन उड़ीसा में, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। और आपका मंगल काव्य जो कि बंगाल से संबंधित है, श्रेणी है ना, पहली श्रेणी मंगल काव्य संस्कृत की। बसोहली कांगड़ा हिमाचल से रिलेटेड है, बसोहली एक शैली। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। ठीक है ना, तो ये भी चैप्टर यहीं पर हो जाता है समाप्त।